Welcome students to the Gurukula Educational Hub. I am Vaibhav and today we are going to discuss about the chapter Introduction of Euclid's Geometry. हमको जो जानना है कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होती है, तो मतलब इस टर्म को आपको समझना है, यूक्लिड्स एंड ज्योमेट्री। सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड्स को। जो यूक्लिड्स थे वो हमारे एक साइंटिस्ट थे। अगर वो किस जगह से बिलोंग करते थे तो वो एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो कि ग्रीस जगह है वहां से बिलोंग करते थे एंड जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया एंड इन्हीं को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। आपसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री नाम से किस साइंटिस्ट को जाना जाता है, तो यूक्लिड्स को जाना जाता है, जो कि ग्रीक साइंटिस्ट थे। अब जो आपको सेकंड चीज समझनी है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? जब आप इस वर्ड को ब्रेक करते हो, ये ब्रेक होता है दो वर्ड में, जियो एंड मैट्री। जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड मैट्री जो वर्ड है वो हमारा बना है मीट्रियन वर्ड से। मीट्रियन वर्ड्स का जो इंग्लिश मीन होता है, जब आप इसको ट्रांसलेट करते हो ग्रीक लैंग्वेज से इंग्लिश में, तो वो होता है मीजर। आई होप अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जियो मीन्स अर्थ, मतलब अर्थ को मीजर करना, वो सब आता है हमारा ज्योमेट्री में। किस तरीके से आप एरिया मीजर करते हो या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो वो सब कुछ एक ज्योमेट्री का पार्ट होता है। अब हमको जो समझना है वो ये समझना है कि ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो अब हम उनको समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनका यूज होता है ज्योमेट्री के। स्टूडेंट अब हमें देखने हैं अपने कुछ टर्म्स जो कि हमारे रिलेटेड है यूक्लिड्स ज्योमेट्री से। जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, विच इज अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब एक पॉइंट क्या होता है, वैसे भी इसकी हम डेफिनेशन आगे भी देखेंगे, बट अब ये कुछ टर्म है जो आपको याद रहने चाहिए कि एक पॉइंट होता है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता। जैसे सिंपल एक पॉइंट है, अब इसका और कोई पार्ट थोड़ा ही है, तो उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। सेकेंड इज लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो कि लाइन होती है हमारी, वो एक ऐसी लेंथ है जिसके साथ कोई भी ब्रेथ आपको गिवन नहीं होती है। थर्ड इज द एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज पॉइंट। अब आपको इस पॉइंट में ये चीज ये समझनी है कि इसमें लाइन सेगमेंट बोला गया है, लाइन नहीं बोला गया है। अब वो लाइन क्यों नहीं बोला गया है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम लाइन की डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर एक लाइन होती क्या है। फोर्थ इज स्ट्रेट लाइन हैज लेंथ ओनली। तो ये सिमिलर है आपके सेकंड पॉइंट से, जिसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके अंदर सिर्फ लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ तो होगी नहीं उसके अंदर। अगर हम अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमको बताता है कि सरफेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब सरफेस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एरिया है जिसमें लेंथ भी होती है एंड ब्रेथ भी होती है। जैसे कि आप फ्लोर को देख सकते हो, वॉल को देख सकते हो। 6 नंबर इज एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सरफेस है और जो इसकी एज है जो कि एक लाइन सेगमेंट है, ये इसकी एज है और ये एक लाइन सेगमेंट है। इसको हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते, लाइन सेगमेंट। 7th one is a plane surface is that which lies evenly with the line on itself। मतलब कि अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है तो वो किन चीजों से मिलकर बना है, जो उसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस है। जैसे कि सपोज आपको ये प्लेन सरफेस गिवन है, अब अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो आप इसमें इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, और यही आपका वो पॉइंट है कि जो आपका एक सरफेस फॉर्म है वो मिलके बना हुआ है काफी सारी स्ट्रेट लाइन से ऑन इट सेल्फ, मतलब जो उसी के ऊपर है। तो आई होप आपको ये 7 टर्म समझ आए। अब हम समझते हैं ब्रीफ में कि आखिर पॉइंट, प्लेन इन एंड लाइन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है,
ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। पॉइंट को हम समझते हैं। तो जैसे कि हमने पहले टर्म में समझा था कि पॉइंट है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। आप पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप एक शार्प पेंसिल लेते हो एंड उससे एक मार्क बनाते हो ऑन अ शीट। सो जो शीट पे जो मार्क होगा उस चीज को आप बोलोगे पॉइंट। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है। अब इससे रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब भी आप इसको शो करोगे, व्हेन यू रिप्रेजेंटेड इट, तब आप हमेशा इसको एक कैपिटल लेटर से शो करोगे, इसको कभी भी स्मॉल लेटर से शो नहीं करोगे, विच इज ए बी सी, उसे किसी भी आप कैपिटल लेटर से शो कर सकते हो। अब सेकंड जो टर्म आता है विच इज प्लेन। सो व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज लाइक, आप समझ सकते हो जैसे एक वॉल है या फिर फ्लोर है या शीट ऑफ पेपर है, तो ये सभी एग्जांपल है प्लेन की। अब प्लेन की डेफिनेशन क्या है? विच इज मीन्ड बाय मेनी स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। आप ऐसे बोल सकते हो कि काफी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। अगर वो एक प्लेन है, प्लेन का मतलब है कि उस पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम प्लेन सरफेस, जो कि मिलके बनता है स्ट्रेट लाइन से। तो इसका एग्जांपल हो सकता है वॉल, फ्लोर एंड शीट ऑफ पेपर। सो ये आपके कुछ एग्जांपल थे प्लेन के लिए। और प्लेन आप किस चीज के लिए कंसीडर कर सकते हो? तो प्लेन आप एरिया के लिए कंसीडर कर सकते हो। प्लेन में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्लेन को आप सब क्लासिफाइड करते हो, सो इट कैन बी वर्टिकल प्लेन और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑल्सो इट कैन बी इंक्लाइंड प्लेन। सो हम इनको समझते हैं, हम व्हाट इज वर्टिकल प्लेन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे ये बोर्ड है। सो इस बोर्ड में आपके पास ब्रेथ गिवन है एंड हाइट गिवन है, तो ये क्या है? वर्टिकल प्लेन है ये जो आप, और हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। इसको शो कैसे करोगे आप? इस तरीके से कुछ, ये कुछ ऐसे है एंड रिप्रेजेंट किया गया है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप वर्टिकल प्लेन बोलते हो, जहां पे दो डायमेंशन आपको गिवन है बट वो परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर किससे होगी? एक दूसरे से। वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर रहेगा हॉरिजॉन्टल से एंड हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर रहेगा वर्टिकल प्लेन के लिए। अब हम बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन की। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लुक्स लाइक दिस, जिसमें आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है L एंड B, इसमें हाइट एंड ब्रेथ, या फिर आप कह सकते हो हाइट एंड लेंथ। सो ये चीज आपको समझ आई। अब द थर्ड वन इज इंक्लाइंड प्लेन। सो व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन कोई भी एक ऐसा प्लेन है जो कि आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक पर्टिकुलर गिवन एंगल पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो, कोई टेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्लेस रहता है, या फिर समझ सकते हो कोई सीढ़ी है, कोई लेडर है जो दीवार से लगा के वॉल से एकदम उसको रखा गया है, तो वो कोई एंगल क्रिएट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, एंड उस चीज को हम टर्म करते हैं इंक्लाइंड प्लेन। सपोज दैट ये एक वॉल है, यहां पर आपने कोई भी टेंट के लिए या तो कपड़ा या फिर प्लास्टिक या कुछ भी आपने कवर करा हुआ है। सो इसका भी अपने आप में कुछ एक एरिया होगा, और ये एरिया एक एंगल क्रिएट करेगा टू द हॉरिजॉन्टल एंड आल्सो टू द वर्टिकल। तो इस टाइप के प्लेन को हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब हम समझते हैं अपनी इससे कुछ आगे की चीज, द थर्ड वन विच इज लाइन। अब आपको ये समझ आएगा कि लाइन
एंड लाइन सेगमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सो देखिए, लाइन के लिए आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि जो लाइन है वो बोथ साइड में इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब लाइन गोज टू द इनफाइनाइट फॉर बोथ द साइड्स। जैसे ये एक लाइन है, ये एरो जो शो कर रहा है उसका मतलब ये है कि ये अपने एक साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रही है एंड अपोजिट साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रही है। और लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का एक पार्ट होता है। लाइन को हम बेसिकली किसी भी हम पेपर पर या बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लेंथ होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लाइन बोल देते हैं, बट वो लाइन नहीं होती, वो लाइन सेगमेंट रहता है। सपोज दैट दिस, सो ये लाइन का एक पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसी को आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ लाइन। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब हमारे कुछ सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, so जिसमें द फर्स्ट वन इज एक्सिम्स। सो एक्सिम्स आर, जो एक्सिम्स होता क्या है? सो एक्सिम्स आर बेसिक फैक्ट्स which are taken as granted without proof। मतलब कि एग्जिम्स ऐसे बेसिक फैक्ट होते हैं जिनको आप बिना किसी प्रूफ के ग्रांट कर देते हो ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दो सेम नंबर है लाइक 2 and 2, इन दोनों ही सेम नंबर के अगर मैं हाफ करता हूं सो 1 होगा एंड 1 होगा, तो ये ऑलरेडी आपस में इक्वल है। इस चीज को आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलर नंबर के जब आप हाफ करते हो तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इस बात के लिए आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, बस एक बेसिक फैक्ट है और जिसको आपने ग्रांटेड किया हुआ है और इसके लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। सो इसी तरीके से जो हमारा सेकंड पॉइंट है विच इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज अ फैक्ट which can be true or false। मतलब कि स्टेटमेंट में आपको एक फैक्ट गिवन होगा एंड आपको उसको डिफाइन करना है वेदर इट्स ट्रू और इट्स फॉल्स। सो ये आपको कुछ डिफाइन करना रहता है, जैसे कि सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180। अब इस चीज को आपको स्टेटमेंट है या आपको गिवन है, अब आपको फाइंड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको आप फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स हैं, आप इसको प्रूव कर सकते हो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं थ्योरम की, सो थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि है स्टेटमेंट which requires to be proved or proven। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूव करना कंपलसरी है, आपको सिर्फ प्रूव करना होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम थ्योरम बोलते हैं जो प्रूव्ड है। मतलब कि अगर आपने कोई एक फैक्ट लिया, जैसे कि सम ऑफ द ट्राइंगल्स वाले हम फैक्ट की बात करते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये एक स्टेटमेंट था। आपने इसको चेक किया, थ्योरम अप्लाई करी। अब सपोज दैट कि ये प्रूव हो जाता है कि हाँ हर केस में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जो कि एक्चुअल में भी होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम फिर बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, और जिस चीज को जब हम सिर्फ प्रूव कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूविंग द थ्योरम। मतलब जब भी हम ट्रुथ फाइंड करते हैं थ्योरम के बिहाइंड, तब उस चीज को हम कह सकते हैं कि प्रूविंग ऑफ थ्योरम, ये उसका सॉल्यूशन है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, वही एग्जांपल भी हो सकता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 है, क्योंकि वो एक थ्योरम भी है, वो एक स्टेटमेंट भी है जो प्रूवन है। सो अब हम अपने दो टर्म को और कंटिन्यू करते हैं जो कि है कोरोलरी एंड कंजंक्शन। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज कोरोलरी। सो व्हाट इज कोरोलरी? कोरोलरी इज अ स्टेटमेंट whose truth can be easily proved by the theorem।
मतलब कोरोलरी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप किसी भी थ्योरम से इजीली आप प्रूव कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कंजेक्चर। सो इट इज अ ट्रूथ based on incomplete information। मतलब एक कंजेक्चर हमारा एक ऐसा ट्रूथ, एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा कंक्लूजन है जिसको जो भी हमारे पास है, लेकिन वो किसी मतलब जो उसका रिजल्ट है वो बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। मतलब उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम कंप्लीटली फाइंड नहीं कर सकते, उसको जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रहेगी। जैसे कि आप समझ सकते हो इसका एग्जांपल कि गोल्डबार्ग ने हमें एक थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि 2 के 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर होगा वो सम होगा दो प्राइम नंबर्स का। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना ही ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वो कौन से प्राइम नंबर्स का होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स वेरी कर सकते हैं, वो काफी वेरी करते हैं, जैसे 1 3, सो वो वेरी करेंगे। अब उसमें कोई भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से नंबर्स की बात हो रही है या कौन से नंबर से वो नहीं होगा, ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे फैक्ट को हम कंजेक्चर बोलते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे कि पॉइंट, ये सब हमने पढ़े। अब इंटरसेक्टिंग क्या होती है, तो उन चीजों को हम तो स्टूडेंट अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सो है कि ये इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन के लिए इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, तो इंटीरियर पॉइंट मींस कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट के अंदर है। जैसे सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट है ए बी हमारे पास है, अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर सी। सो ये हमारे लाइन सेगमेंट के अंदर है, अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं हम इंटीरियर पॉइंट्स, जो कि इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स, तो कोई भी पॉइंट लाइन के बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट थिंग है वो है सेकंड वन इज कॉन्ग्रुएंस लाइन। मतलब कॉन्ग्रुएंस लाइन क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस लाइन का मतलब ये है कि जब भी आप एक लाइन को किसी दूसरी लाइन के ऊपर पुट करते हो और जो आपकी फर्स्ट इनिशियल लाइन है वो दिखाई देना बंद हो जाती है, तब ऐसी लाइन को हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। मतलब उनके डायमेंशन सेम होंगे, उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। सपोज दैट ये एक लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये लाइन भी 4 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसको इसके ऊपर करोगे, रखोगे तो फुल्ली कवर हो जाएगी एंड ऐसी ही लाइन को हम कॉन्ग्रुएंस लाइन बोलते हैं। सपोज दैट ये ए बी लाइन है एंड ये सी डी लाइन है। सो आप इनको डिनोट कैसे करोगे? ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू द सी डी, इस तरीके से आप इसको शो करोगे। नेक्स्ट थिंग इज रे। व्हाट इज रे? लाइन आपको समझ आया कि दोनों साइड में इनफाइनाइट जाती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब आपको समझनी है कि रे क्या होती है। तो रे का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नोन होता है एंड एंड पॉइंट अननोन होता है। सो ऐसे हम लाइंस को या ऐसी एक सेगमेंट को हम रे बोलते हैं। जैसे सनलाइट को आप रे बोलते हो क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है एंड उसकी फाइनल रीच आपको नोन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम रे डिफाइन करते हैं। उसी के साथ एक और टर्म है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आप क्या टर्म करते हो? सो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सिंपल, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, इसके बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टर्म इज ऑपोजिट रेज। अपोजिट रेज मतलब दो रेज को आप अपोजिटली मिक्स कर दोगे तब वो एक लाइन फॉर्म करती हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, एक रे ये गिवन है आपको एंड यहीं पे आपने एक रे और प्लेस कर दी तो अब ये लाइन फॉर्म हो गई। तो इस
कॉन्सेप्ट को हम अपोजिट रेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने कुछ और टर्म। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है कोलिनियर लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस। सो ये दो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलिनियर लाइंस जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, उसके नेम से, जो आपके पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट पर होंगे या एक ही लाइन पर होंगे। सपोज दैट ए, बी, सी एंड डी, ऐसे पॉइंट्स को आप बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर पॉइंट्स होगा। अब एक कॉनकरेंट लाइन, सो कॉनकरेंट लाइन एक ऐसी लाइन सीक्वेंस होगा जो कि स्टार्ट होगा एक ही पॉइंट से, बट इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ऐसे टर्म को बोलेंगे हम कॉनकरेंट। एंड जो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जो कि एक ही लाइन सेगमेंट पर काफी सारे पॉइंट्स आपको दिए होंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट थिंग इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और लाइन सेगमेंट मतलब कि ऐसी सिचुएशन जहां पे आके लाइन इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये एक आपको लाइन गिवन है एंड एक अपोजिट लाइन गिवन है, तो ये एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है। विच पॉइंट इज नोन एज, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ओ। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। द लास्ट वन इज पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस की जो प्रोसीडिंग है वो आपने अपनी इससे पहले वाली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि कौन कौन से एंगल उनसे सेम होते हैं, किस तरीके से उनको इक्वल करते हैं, तो उनको हम समझेंगे आगे। अभी समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइन जैसे कि आपने इंटरसेक्टिंग लाइन में देखा, वो एक जगह पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। सपोज दैट अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगी। सो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था यूक्लिड्स ज्योमेट्री के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, या आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के बाद शो हो जाएगा। एंड थैंक यू।